हेलो ऑल, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम सेमिनार पेपर से रिलेटेड सवालों को डिस्कस करने वाले हैं। और सबसे पहले सवालों को देख लेते हैं। तो सेमिनार पेपर होता क्या है और ये क्यों ज़रूरी होता है सेमिनार अटेंड करना, और दूसरा एपीआई में इसका रोल क्या है, ठीक है, और सेमिनार के क्या क्या पॉइंट्स हैं जिन्हें हमें प्रेजेंट करना ज़्यादा ज़रूरी है, और ये किस तरीके से रिसर्च आर्टिकल से डिफरेंट होता है सेमिनार पेपर। तो सेमिनार पेपर एक वेल रिसर्च्ड पेपर होता है जिसमें आपको अपने फाइंडिंग्स बताने ज़्यादा ज़रूरी होते हैं, ठीक है। जो मेन इसका जो पर्पस है, जो मेन थीम कह सकते हैं या मेन कंटेंट जो कह सकते हैं, वो इसके फाइंडिंग्स हैं, ठीक है, कि आपने अगर किसी टॉपिक पर रिसर्च किया उससे आपके आउटकम क्या क्या निकले वो आपको बताना है। पॉजिटिव आउटकम ज़्यादा इसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। अगर टॉपिक कुछ कर सकते हैं, हालांकि नेगेटिव भी अगर होंगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन आप अगर कोई विषय चूज़ कर रहे हैं तो उसके पॉजिटिव एस्पेक्ट्स क्या क्या हो सकते हैं वो आपको फाइंड आउट करना ज़रूरी है, और उसी को हाईलाइट करना ज़्यादा ज़रूरी होता है एक सेमिनार पेपर में। एक सेमिनार पेपर प्रेजेंट करने का तरीका इस तरीके से है, ठीक है। और रिसर्च आर्टिकल से ये बिल्कुल थोड़ा सा इसी अर्थ में ये चेंज हो जाता है, जब आप अपने फाइंडिंग्स को हाईलाइट करते हैं तो वो आपके सेमिनार पेपर में इंक्लूड होता है। हालांकि सेमिनार पेपर और रिसर्च पेपर में कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। आप एक रिसर्च पेपर को सेमिनार पेपर भी कह सकते हैं अगर आपने उसमें कुछ फाइंडिंग्स की हैं। अब गरीबी की बात करें, भारत में गरीबी अगर हम आंकड़ों को नहीं लें और हम इस तरीके से कहते हैं बहुत गरीबी है, तो बहुत गरीबी है तो आप किस सेंस में कह रहे हैं कि मतलब आपको इस चीज़ को प्रूफ करना होगा कि भारत में अगर गरीबी है तो आपने कहाँ देखा है, किन किन डाटा से ये चीज़ पता चलती है। तो इस तरीके से जब आप उस चीज़ को डाटा के थ्रू प्रेजेंट करते हैं अपनी बात को, तो ये एक रिसर्च वर्क कहा जाएगा। तो अपने पॉइंट्स को वैलिड प्रूफ करने के लिए हमें मटेरियल की ज़रूरत होती है, ठीक है। किसी भी तरीके के मटेरियल का, चाहे वो स्टेटमेंट हो, चाहे वो डाटा बेस्ड हो, किसी भी तरीके से हो, उस मटेरियल को हम अपनी बातों को वैलिड प्रूफ करने के लिए यूज़ करते हैं। तो ये रिसर्च आर्टिकल है, ठीक है। और अगर मेजर फाइंडिंग्स आपने बता दिया कि आपने ये रिसर्च करके आप इस तरीके से आपने ये कंक्लूज़न निकाला है, तो मेजर फाइंडिंग्स जब बताते हैं तो वो एक सेमिनार पेपर का मेन हिस्सा हो जाता है, ठीक है। सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए या सेमिनार में जाने के लिए कैसे पता चलेगा कि हमें सेमिनार अब अटेंड करना है, ठीक है। तो सेमिनार अटेंड करने के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं है कि आप जब मास्टर्स में रहेंगे या पीएचडी में इंक्लूड होंगे तभी आपका सेमिनार आप एलिजिबल है उसके लिए, नहीं, ऐसा नहीं है। आप किसी भी स्टेज पे एक अच्छा रिसर्च लिख सकते हैं, ठीक है। तो एक रिसर्चर की क्वालिटी बस यही है कि हाँ, जब आप पीएचडी में चले जाते हैं तो वो एक सिम्बलाइज यही करता है कि हाँ, अब आप एक रिसर्च स्कॉलर हैं तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पीएचडी वाले ही सेमिनार अटेंड करते हैं। जो मास्टर्स डिग्री वाले हैं वो भी स्टूडेंट सेमिनार अटेंड करते हैं, और मैंने खुद देखा है ये ऐसे स्टूडेंट को सेमिनार पेपर प्रेजेंट करते हुए। तो एलिजिबिलिटी कभी भी हो सकती है। अगर आपको भी मौका मिलता है कि आप मास्टर्स के ड्यूरिंग में अगर आपको पता चलता है कि कहीं सेमिनार हो रहा है, और हाँ, सेमिनार की एक एलिजिबिलिटी होने के लिए आपको कुछ अमाउंट देने होते हैं, आपको पेड करना होता है। तो क्योंकि जब सेमिनार होता है तो वो कम से कम 2 या 3 दिन का होता है, तो उसमें सब कुछ होता है। फिर आपको सर्टिफिकेट भी मिलते हैं, और उनकी तरफ से आपको कुछ जैसे एक फ़ाइल कह सकते हैं या फिर एक चैनल फाइल जैसा ही रहता है वो, और डायरी मिलती है आप लोगों को, तो ठीक है। तो ये सब चीज़ें जो आपको देती हैं वो आपको आप ही के पैसे से मिलते हैं। तो सेमिनार प्रेजेंट करने के लिए आपको कुछ अमाउंट पे करना होता है, तो वो डिपेंड करता है, और स्टूडेंट के लिए अलग है, वो टीचर्स के लिए अलग है, तो सबका अलग अलग अमाउंट है। रिसर्च स्कॉलर के लिए अलग होता है, और अगर प्रोफेसर और टीचर जाते हैं तो उनके लिए अलग अमाउंट है। स्टूडेंट अगर सिर्फ हैं, रिसर्च स्कॉलर नहीं होकर अगर सिर्फ स्टूडेंट हैं तो उनके लिए अमाउंट थोड़ा कम होता है। तो जब आप ये चीज़ें देख लेते हो तो समझ जाइए कि आप भी एलिजिबल हैं रिसर्च सेमिनार अटेंड करने के लिए, ठीक है। सेमिनार अटेंड करने के लिए बता दिया मैंने कि कुछ अमाउंट देना होता है। उसके बाद जब आपको सेमिनार जो होता है वो बेसिकली एक टॉपिक आपको सजेस्ट कर दिया जाता है। ये नहीं कि किसी भी टॉपिक पे आप सेमिनार कर सकते हैं, लेकिन रिसर्च आर्टिकल आप किसी भी टॉपिक पे लिख सकते हैं और कभी भी पब्लिश करा सकते हैं। और जब एपीआई में, अच्छा पहले एपीआई को भी रहने देते हैं, ठीक है। तो इसी तरीके से है। और जब सेमिनार के लिए मैंने कहा टॉपिक एक होता है, उसी पे बेस्ड होता है ये सेमिनार। और ये जो सेमिनार होता है वो बेसिकली तभी ऑर्गेनाइज़ किया जाता है जब मैंने मैक्सिमम इसी तरीके से देखा है, जब किसी पर्टिकुलर
चीज़ों का कुछ टाइम हो। जैसे अगर हम कह सकते हैं कि जैसे 5 जून को पर्यावरण दिवस मनाया गया, तो पर्यावरण से रिलेटेड हो सकता है सेमिनार हो, ठीक है। तो इसी टॉपिक से रिलेटेड ऐसे ही होता है। जैसे अगर भीमराव अंबेडकर की जयंती है तो भीमराव अंबेडकर से रिलेटेड हो सकता है सेमिनार हो, या विवेकानंद की जयंती है तो विवेकानंद से रिलेटेड हो, ठीक है। तो मैंने जो सबसे पहला अपना जो रिसर्च सेमिनार जो अटेंड किया था वो फणीश्वरनाथ रेणु का था, तो उसमें मैंने किया था और वो पटना में हुआ था। तो उस टाइम जो फणीश्वरनाथ रेणु हैं उनका जन्म दिवस मनाया जा रहा था और उसी उपलक्ष्य में वो ऑर्गेनाइज़ किया गया था। तो मैंने फिर उसे अटेंड किया था और उसी तरीके से वो किया था, और तब मैंने वो मास्टर्स के ड्यूरिंग में किया। ये लगातार 3 दिन तक चलता है, ठीक है। अगर आप उसी यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट हैं तब तो आप तीनों दिन वो चीज़ अटेंड कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बाहर से के स्टूडेंट हैं और बाहर के स्टूडेंट अप्लाई कर रहे हैं इस सेमिनार में, तो आप अगर जा सकते हैं तीनों दिन तो तीनों दिन जा सकते हैं, आप तीनों दिन के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन अगर आपका जिस दिन पेपर प्रेजेंट करने का, वो आपको बता देते हैं कि आपको किस दिन पेपर प्रेजेंट करना है, या आपसे पूछ लिया जाता है आपकी टाइम के सुविधा के अनुसार कि आप कब फ्री हैं इन 3 दिनों में। तो उस हिसाब से ही होता है ये। ऐसा नहीं है कि आपको जिस दिन आपका काम है उसी दिन आपको आना है, इस तरीके से नहीं। थोड़ी बहुत रिलैक्सेशन इसमें इसीलिए मिल जाती है सेमिनार के लिए। तो जब आप सेमिनार पेपर लिखते हैं तो ये चीज़ें ध्यान देंगे कि आपको वहाँ पे मेजर फाइंडिंग्स बताना होता है, आपने क्या इन चीज़ों को करते वक्त, रिसर्च करते वक्त क्या क्या चीज़ें जो आपके माइंड में आई और उन चीज़ों को आपने किस तरीके से हाईलाइट किया है वो बताना ज़रूरी होता है, ठीक है। और जैसे ही ये आपका सेमिनार पेपर हो जाता है, आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है, और उस सर्टिफिकेट का बहुत रोल है अगर आप हायर स्टडीज़ में देखेंगे उसे। तो अभी हम सबसे पहले ये बात कर लेते हैं कि सेमिनार पेपर प्रेजेंट करना या रिसर्च आर्टिकल लिखना, इसका API में क्या रोल है। API मैंने बता दिया, एकेडमिक परफॉर्मेंस इंडिकेटर है, ठीक है। और इसमें जब आप सेमिनार्स अटेंड करते हैं तो उसके भी पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो इसलिए आप इसे अटेंड करिए, और चूँकि इसके पॉइंट जुड़ते हैं तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी इस चीज़ को वेस्ट करेगा इस मौके को। तो जैसे ही आपको पता चले कि आपको सेमिनार अटेंड करना है या फिर कहीं सेमिनार हो रहा है, तो आप अपना काम छोड़कर इस चीज़ पे ज़रूर ध्यान दीजिए, बाकी चीज़ों को साइड करके। अगर उसमें कुछ अभी अगर आप ज़्यादा कोई काम नहीं कर रहे हैं तो सेमिनार के लिए आप अपना टाइम दीजिए, ठीक है। वो अटेंड करने से आपका एक और चीज़ है, ये है कि जैसे ही आप एक सेमिनार पेपर लिखते हैं, उसे प्रेजेंट करते हैं, तो वो पब्लिश नहीं होता है, ठीक है। तो ये गलतफहमी में मत रहिए कि आपने रिसर्च पेपर लिख दिया और उसे प्रेजेंट कर दिया और उसके बाद वो पब्लिश हो जाएगा। तो अगर वो पब्लिश होने वाला वो सेमिनार नहीं हो रहा है, ठीक है। कभी कभी सेमिनार होता है तो उसमें एक चीज़ ये होती है कि जो अच्छे आर्टिकल्स हैं, मतलब जो वेल रिसर्च्ड आर्टिकल्स हैं, जिनकी क्वालिटी अच्छी है, ठीक है, रिपीटेशन जिसमें नहीं है, कुछ नया कुछ निकल कर आ रहा है किसी आर्टिकल में, तो उन सबको एक बुक में पब्लिश कराया जाता है, ठीक है। एक बुक बनती है। हालांकि सभी सेमिनार्स में ऐसा नहीं है, और अगर है तो वो आपको बता दिया जाता है जैसे ही उसकी नोटिफिकेशन आती है कि यहाँ पे सेमिनार होने वाला है, इस टॉपिक पे होने वाला है, ये चीज़ें हैं, आपको इस टॉपिक पे काम करना होता है, ठीक है। उसमें टॉपिक भी दे रखा होता है और सब टॉपिक भी दे रखा होता है। आप टॉपिक पे या सब टॉपिक पे किसी पे भी काम कर सकते हैं, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है कि एक ही टॉपिक पे काम होता है। बहुत सारे टॉपिक दिए जाते हैं क्योंकि सब लोग इस चीज़ के लिए अपीयर होते हैं, तो वैराइटीज़ टॉपिक्स के होने ज़रूरी हैं, ठीक है। क्योंकि एक ही टॉपिक होगा तो बात वही आएगी, तो इस वजह से टॉपिक्स को डिफरेंट किया जाता है, थोड़ा बहुत आपको ऑप्शन दिया जाता है इसमें। और ये अगर बुक वाली बात जो मैं कह रही हूँ, जैसे अगर कोई बुक पब्लिश होने वाली रहेगी सेमिनार के बेसिस पे, तो उसमें जो वेल रिसर्च्ड आर्टिकल होंगे जिनमें कुछ नया आपको देखने को मिलता है, तो उन्हें इंक्लूड किया जाता है एक बुक पब्लिश करने में। तो अगर आप उनमें से एक हैं तो अच्छी बात है, आपका एक बुक के में आपका एक आर्टिकल छप जाएगा, वो भी API में आपको मदद करेगा, ठीक है। और अगर आपका सिलेक्ट नहीं होता है तो आप किसी भी जर्नल में अपने उस आर्टिकल को पब्लिश करा सकते हैं, ठीक है। ध्यान देंगे कि वो जो जर्नल है वो पीयर रिव्यूड होना चाहिए या फिर UGC केयर लिस्ट में होना चाहिए, ठीक है। तो जब भी आप आर्टिकल पब्लिश कराएं तो ये चीज़ें ध्यान में रखेंगे कि आपको किसी भी तरीके से प्रेडेटरी जर्नल को नहीं ऑप्ट करना है। प्रेडेटरी जर्नल मतलब जो पैसे लेकर आर्टिकल पब्लिश कराते हैं, ठीक है। तो आपको कभी भी ऐसे आर्टिकल को, मतलब ऐसे जर्नल को नहीं चूज़ करना है। और क्योंकि जब आप चूज़ कर लेते हैं और बाद में जब उसके जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो आपको देखने पड़ते हैं, ठीक है, तो रिस्क लेकर मत चलिए।
तो चीज़ें अगर अभी ही प्रॉपर तरीके से एथिकल वे में करेंगे तो अच्छा होगा आपके लिए। और मुझे नहीं लगता कि पीयर रिव्यूड या यूजीसी केयर लिस्टेड में, यूजीसी केयर लिस्टेड हाई क्वालिटी जर्नल है नो डाउट, लेकिन आप पीयर रिव्यूड में तो पब्लिश करा ही सकते हैं, ठीक है। यूजीसी केयर लिस्ट में भले ही वो अगर एक्सेप्ट ना हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। वैसे आर्टिकल लिखने की कोशिश कीजिएगा कि हाई क्वालिटी जर्नल में पब्लिश हो सके। अगर नहीं भी हो पाता है तो आप पीयर रिव्यूड भी कीजिएगा, लेकिन प्रेडेटरी जर्नल में बिल्कुल भी मत कीजिएगा। मैं यही सजेस्ट करूँगी कि हर बार हम यही सोचते हैं कि बस एक मोह होता है ना कि हाँ मेरे इतने आर्टिकल पब्लिश हो गए हैं, तो ये जो दिखावा वाला है ना कि चीज़ें कि हम मतलब लोगों को दिखाना कि मेरे इतने आर्टिकल पब्लिश हो, तो इस तरीके से अगर आप कर रहे हैं तो ये सही तरीका नहीं है, ठीक है। पैसे लेकर को तो कोई भी छाप देगा, ठीक है, तो फिर वहाँ पर आपकी जो क्वालिटी है उस पर डाउट कर लिया जाता है। इस वजह से कह रही हूँ, हो सकता है आपका आर्टिकल अच्छा हो और वो पीयर रिव्यूड के लायक हो, यूजीसी केयर लिस्ट के लायक हो, और आपने उसे एक पैसे के मतलब इस मोह में कि आपके आर्टिकल जल्दी पब्लिश हो जाएं, तो इस वजह से पीयर रिव्यूड में ही पब्लिश कराइएगा या फिर यूजीसी केयर लिस्ट में। और यूजीसी केयर लिस्ट हाई क्वालिटी जर्नल है तो उस हिसाब से लिखने की कोशिश कीजिएगा। तो कहने की यहाँ पे बात ये है कि सेमिनार पेपर सेमिनार में जब आप जाते हैं, सेमिनार अटेंड करते हैं, तो वहाँ पे इसी तरीके से पब्लिश होते हैं। नहीं पब्लिश होता है उस आर्टिकल को आप पब्लिश जरूर करा लीजिए, ठीक है। जब आप सेमिनार अटेंड करते हैं आपका दोनों काम हो जाएगा। आप एक सेमिनार अटेंड कर रहे हैं उसका भी एक पॉइंट जुड़ जाएगा, और दूसरा आप एक आर्टिकल को लिख रहे हैं इसी बहाने, तो वो आर्टिकल भी आप किसी पीयर रिव्यूड में पब्लिश करा सकते हैं। तो दोनों तरीका हो जाएगा, ठीक है। और दोनों चीज़ें जो है वो आपके API को स्ट्रॉन्ग करेंगे। आपको फ़िलहाल ये ज़रूर लगेगा कि ये जो चीज़ें हम कर रहे हैं ये कहीं फ्रूटफुल तो हो नहीं रहा है, ठीक है, इसका कोई काम तो नहीं हो रहा है, बाकी हम चीज़ों को छोड़ के अगर इस पे ध्यान दे रहे हैं, तो मुझे लगता है यही एक टाइम है जिसमें आप चीज़ें मैक्सिमम लिख सकते हैं और कर सकते हैं। क्योंकि जब आप नौकरी कर लेते हैं, ठीक है, किसी भी तरीके से अगर मान लीजिए आपके दो जो एलिजिबिलिटी मिनिमम है अगर वो आप फुलफ़िल करके उसके बाद आप नौकरी ले लेते हैं, तो उसमें बस यही होता है कि उस टाइम आपके ऊपर काम का प्रेशर ज़्यादा होता है, और प्रमोशन के लिए फिर आप उस चीज़ को फिर प्रमोशन के लिए भी API का स्ट्रॉन्ग होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो वहाँ पे बुक्स पब्लिकेशन आ जाता है, ठीक है। तो जब तक आर्टिकल आप लिखना नहीं सीखेंगे तो बुक पब्लिश करना तो फिर ठीक है, तो अभी से स्टार्ट कर देंगे अगर आर्टिकल लिखना, तो शायद वो इम्प्रूव हो करके आप एक अच्छी किताब भी लिख सकते हैं। और किताबों की भी वो APIs जुड़ते हैं, तो इसी वजह से कह रही हूँ। और सेमिनार में आपको एक सर्टिफिकेट मिलता है जो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपकी लाइफ की मेमोरी के लिए भी। एक तरीके से आप देखें, आप डिफरेंट यूनिवर्सिटी को भी विज़िट करते हैं, ठीक है। एक और अच्छी चीज़ मुझे सेमिनार के लिए यही लगती है कि आप अभी तक अपने यूनिवर्सिटी में थे, बाकी यूनिवर्सिटी में जब आते हैं वहाँ से लोगों से घुलते मिलते हैं, वहाँ के टीचर्स को जानते हैं, तो ये एक आपका बहुत सारा काम हो जाता है एक छोटे से अमाउंट के ज़रिए, ठीक है। आप एक छोटा सा अमाउंट पे करते हैं और उसके ज़रिए आपके इतने सारे बेनिफिट हो जाते हैं सेमिनार अटेंड करने से। तो सेमिनार अटेंड करने से एक और चीज़ आपके अंदर के जो स्टेज फियर है वो ख़त्म हो जाता है चीज़ों को प्रेजेंट करने का। जब आप PhD लेवल के लिए तैयारी कर रहे हैं तो ये छोटी छोटी चीज़ें जो हैं आपको उस लेवल के लिए प्रिपेयर कर, आप अपने ही लेवल के जितने भी स्टूडेंट्स हैं या स्कॉलर हैं आप उनके लेवल को भी चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर वो अच्छा लिख रहे हैं तो आप उससे इंस्पायर हो सकते हैं और आप भी अच्छा लिखने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एक अच्छा ये एक माहौल बनता है, कॉम्पिटिटिव माहौल है, और मुझे लगता है सभी स्टूडेंट को इसके लिए अपीयर होना चाहिए। और अगर स्टूडेंट है तब भी आपको इस चीज़ के लिए अपीयर होना चाहिए। अगर आप स्टूडेंट लेवल से ही स्टार्ट करेंगे तो स्कॉलर लेवल तक जाते जाते आप इसमें प्रो हो जाएंगे, और तब शायद अच्छी चीज़ें आप इंक्लूड कर सकें अपने आर्टिकल में। तो इसी के लिए आप लोग सेमिनार अगर कहीं भी मौका मिले तो ज़रूर अटेंड कीजिए। सुनने के लिए मिले तो सुनने के लिए भी जाइए, ठीक है। तो इस चीज़ के लिए था ये सेमिनार, और मैंने बता दिया किस तरीके से लिखा जाता है, और आप इसके लिए एलिजिबल कभी भी हो सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा नहीं है कि आपको एक PhD की डिग्री लेनी होगी या फिर आपको PhD में एडमिशन लेना होगा, तो स्टूडेंट लेवल पे भी कर सकते हैं। तो हालांकि वो इंक्लूड अभी ये चीज़ मुझे नहीं पता कि जब आप अगर स्टूडेंट लेवल पे सर्टिफिकेट लाते हैं या फिर सर्टिफिकेट आपको मिलता है और एक स्कॉलर लेवल पे जब आपको सर्टिफिकेट मिलता है तो API में किसके काउंट होंगे ये मुझे भी नहीं पता है। लेकिन अगर अटेंड करने का मौका मिल रहा है तो अगर चलिए अगर वो API में काउंट नहीं भी होता है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैंने मास्टर्स में जब किया था तो ये सोच कर नहीं किया था कि मेरा API ऐड होगा, तो मेरे लिए वो एक नई चीज़ थी
जो मुझे लगा कि ये चीज़ करनी चाहिए। और चूँकि हिंदी से रिलेटेड है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको जिस फील्ड में जहाँ मौका मिले, अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड जहाँ जाने का मौका मिले आप ज़रूर जाइए, ठीक है। ये पर्टिकुलर मैं अपने सब्जेक्ट के लिए नहीं कह रही हूँ, किसी भी सब्जेक्ट के लिए यही कह रही हूँ कि जब भी आपको अपने सब्जेक्ट से रिलेटेड कुछ भी इस नए फील्ड में कुछ करने का मौका मिले तो ज़रूर कीजिएगा। और रिलेटेड जो भी आपके मन में सवाल हैं आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और नए सवाल जो भी हैं वीडियो के कमेंट सेक्शन में ही लिखिए, ठीक है। तो बार बार मैं ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपने सवालों को लिख सकते हैं। और वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच। जो भी सवाल हैं इससे रिलेटेड, सेमिनार पेपर से रिलेटेड, बाकी चीज़ों से रिलेटेड, पीएचडी से रिलेटेड, इग्नू पीएचडी से रिलेटेड, नेट जीआरएफ से रिलेटेड जो भी सवाल है आप इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। वीडियो को एंड तक देखने के लिए थैंक यू सो मच।